ये है साइंस ऑफ स्टूपिड। वार्निंग, इस एपिसोड में ऐसे ऐसे स्टंट दिखाए जाएंगे जिनकी साइंस सीखने के बाद आपका भी मन मचल सकता है, पर ऐसा ना करें, ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। साइंस सब्जेक्ट मुझे स्कूल के जमाने से ही पसंद नहीं था। 10th में 12th में ऐसे ऐसे मार्क्स आते थे कि सब मुझे स्टूपिड कहते थे। इसी वजह से मैंने साइंस को कभी हल्के में नहीं लिया। अगर आप साइंस को हल्के में लेते हैं तो कोई बात नहीं, आप अकेले नहीं हैं। हमारा शो आप जैसे लोगों के लिए ही बना है जो साइंस को हल्के में लेते हैं और स्टूपिड हरकतें कर बैठते हैं। तो वेलकम टू साइंस ऑफ स्टूपिड सीजन 3। साइंस और स्टूपिडिटी का संगम, जहां है मन चले मतवाले जिन्हें नहीं है कोई गम। सुबह हो या शाम, साइंस से पंगा लेना जिनका काम। किसी की किस्मत होती है अच्छी तो कोई साइंस सीखता है कच्ची। किसी को नहीं है ज्ञान रोटेशन का तो कोई अनजान है सेंटर ऑफ मास के असर से। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स करने में है सब माहिर, तभी तो पास हो या फेल कभी हार नहीं मानते, क्योंकि सभी सीखना चाहते हैं साइंस, और जो भी गलती करता है साइंस उसे खुद जवाब देती है। आप इन स्टूपिड बंदों से कुछ ना सीखिए, बस साइंस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये है साइंस ऑफ स्टूपिड। आज के एपिसोड में हम देखेंगे व्हील्स की मदद से फ्रिक्शन को कैसे कम किया जाता है। नहीं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं। इम्पैक्ट फोर्स के प्यार भरे इम्पैक्ट कितना दर्द देंगे, और हाई सेंटर ऑफ मास कैसे सफर का मजा बिगाड़ सकता है, जैसे भाई जान का बिगाड़ा। पर पहले कुछ और मसालेदार। आपको एक रूम से दूसरे रूम में जाना हो तो कैसे जाएंगे? ऑब्वियसली जो दरवाजा बना होगा उससे जाएंगे, या फिर खिड़की से घुसेंगे। और तो मेरे हिसाब से कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता बचता है? पता नहीं यार, इन्हें आइडिया आया कहां से, पर आप इनसे इंस्पायर बिल्कुल ना हो। वैसे मुझे नहीं लगता हमारी दीवारें ऐसी होती हैं जिन्हें आप तोड़कर आर पार हो जाएं। पर फिर भी दीवार तोड़ने की नौबत आती है, आई रिपीट, दीवार तोड़ने की नौबत आती है, तो इसके पीछे की भी साइंस समझा देता हूं। जितना मास होगा और जितनी वेलोसिटी में आप भागेंगे, आपको उतना ही मोमेंटम मिलेगा, और दीवार तोड़कर बाहर निकलने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। अगर किसी का वेट आपसे आधा है तो उसे आपसे दुगनी स्पीड पकड़नी होगी, तब जाकर वो मोमेंटम पैदा होगा। दीवार को कंधों से हिट करके पूरे फोर्स को एक छोटे से एरिया में लगाया जाता है, जिससे एक छेद बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। भले ही छोटा हो, पर बनेगा जरूर। वैसे मैं इन दीवार तोड़ हीरोज को बता दूं, दीवार तोड़ने से ज्यादा खर्चा उसे बनाने में आता है, तो डैमेजेस के लिए कैश भी तैयार रखो। जी नहीं, ये जंगल में लकड़ी काटने नहीं आए हैं। शक्ल से भले ही लुटेरे लग रहे हो, पर हरकतों से नमूने हैं। क्यों? अभी पता चल जाएगा। पर भला कोई ऐसी हरकतें नॉर्मल बंदा करेगा? पर एक बात तो है, बंदा दलेर है। ओ भाई, मुंबई आजा, स्टंटमैन का काम मिल जाएगा, या फिर कोई टैलेंट हंट में आ जाइयो। भाई मतलब वेल्लापंती की हद है, मतलब और कुछ नहीं मिल रहा तो शरीर लेके दे पटक मारो दीवार पे। अरे छन पकैया, अरे बेटा, अरे छत के ऊपर मोर नाचा किसने देखा? अरे तुम जैसे जनरेशन के बच्चे हमारा नाम डुबा रहे हैं। अरे कैसे हरकतें कर रहे हो और दौड़ते ही जा रहे हो। मेरे ख्याल से ये जो है ये दीवार फाड़ के निकलेगी, मुझे पता था। ये देखो एक बार फिर से एक्शन रिप्ले में। आओ बेटा निकल ले। देखिए दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं क्या होता है जब हल्का वजन भारी वजन से मिलता है। ये भागा खुले सांड की तरह ले डूबा अपनी गर्लफ्रेंड को। अबे हिंदुस्तान में बीवी से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। तू तो गर्लफ्रेंड को लेके दीवार फाड़ के निकल गया। तू आ हिंदुस्तान। तो गर्लफ्रेंड को चोट पहुंचाई, अब दांत दिखा रहा है। अब तेरे दांत तोड़ दे। एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूं आपको। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। आसान शब्दों में कहूं तो अगर छोटे एरिया पर फोर्स लगाया जाए तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। एग्जाम्पल देकर आपको अच्छे से समझाऊंगा ना तो बड़ा इजी लगेगा। देखिए,
ये देखिए, ये लगाए निशाना कि यहाँ जाके मैंने अपना सत्यानाश मारना है, और ये भागा और पूरी दीवार नीचे। ले तेरे सर पे भी एक और। अरे बिरजू बेटा, अरे मेरा घर तोड़ दिया, अरे पूरी मेहनत की कमाई फोड़ दी। एक बार रिप्ले में देखो, इतनी मेहनत को कैसे बर्बाद किया है इन्होंने। बच्चे तो बच्चे, अरे बुड्ढों की हड्डियों में भी कम चर्बी नहीं है। अबे मतलब हद होती है यार, इनको दीवारें तोड़ने में इतना मजा क्यों आ रहा है? अरे ये कमजोर सी दीवारें तो बड़े मजे में तोड़ रहे हैं, इन्हें कहना हमारी कंक्रीट की दीवारें जरा तोड़ के दिखाएं, तब आएगा मजा। दो 2010 में टेक क्रिस ने वर्ल्ड्स हाईएस्ट रोलर ब्लेड जंप का रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने आईफिल टावर से यानी 131 फीट ऊपर से लॉन्च किया। क्या बात है यार, बड़े जिगरी लोग होते हैं दोस्तों, है। वैसे हमारे स्टूपिड्स को भी कम ना समझना, सच्ची बोल रहा हूं। अब इसे ही देख लीजिए, अगर ये ऐसा ना करता तो हमें कैसे पता चलता कि रोटेशन में मोमेंटम कितना जरूरी है। रोलर ब्लेड को नॉर्मल चलाने में ही कई लोगों की हड्डियां टूटी हैं, सर फूटे हैं, और जब वो हवा में करतब दिखाने के बारे में सोचते हैं तो ये रिस्क और बढ़ जाते हैं। इसीलिए अगर आप ट्राई करें तो अपने हेलमेट, पैड और जितने भी सेफ्टी इंतजाम हो वो करके रखिएगा, और हां, साइंस जरूर समझिएगा। बने हुए मोमेंटम के साथ रैंप पर आने के बाद पुश किया जाता है। इससे रैंप एक रिएक्शन फोर्स क्रिएट करता है जिससे आप ऊपर उठते हैं। जैसे ही आप लैंड करेंगे, आपको ये ध्यान रखना है कि सेंटर ऑफ मास बेस के ऊपर रहे ताकि आप लड़खड़ाएं ना, और व्हील्स को आगे रोल होने दें ताकि फ्रिक्शन से रोलर ब्लेड पर ब्रेक ना लग जाए। किसी भी चीज को पुश कीजिए, वो आपको इक्वल और ऑपोजिट फोर्स से पुश करेगी। न्यूटन का ये एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस का लॉ आप सभी को पता ही होगा। तो बस इसी को याद रखते हुए अपने पैरों से ग्राउंड को इतनी जोर से पुश करना है कि ग्राउंड आपको बड़ा रिएक्शन फोर्स दे। ओ बेटा, तुम्हें भी प्रैक्टिस की जरूरत है। रिएक्शन के लिए कुछ एक्शन भी करना होता है। एक्शन जीरो होगा तो रिएक्शन तुम्हें हीरो कैसे बनाएगा? कोई बात नहीं, ऐसी हरकतें आपको कुछ नहीं तो स्टूपिड तो बना ही देती हैं, और साइंस ऑफ स्टूपिड का हीरो बना देती हैं। अभी आपको दिखाने वाले हैं जबरदस्त टाइमिंग का खूबसूरत नजारा। मैदान के चारों तरफ पब्लिक का अच्छा है जमावड़ा, बागीचे में फूल खिला है केवड़ा, शायद टूट गया है इसका जबड़ा। देखिए, लॉन्चिंग की साइंस को यही छोड़ते हैं और बढ़ते हैं लैंडिंग की तरफ, और लैंडिंग में भी रिएक्शन फोर्स लगता है। जी हाँ, साइंस के प्रिंसिपल देखा जाए तो हर जगह लगते हैं। और हाँ, फ्रिक्शन कम करने के लिए मैंने बताया था कि व्हील्स को आगे की तरफ रखना है ताकि स्मूथ लैंडिंग हो, ना कि ऐसी लैंडिंग। वेल, मैं यही जानना चाहता हूँ, ऐसी हरकतें करने के बाद ये किसको मुंह दिखाने के लायक रहते हो? और एक बात तो गांठ बांध लीजिए, वो है सेंटर ऑफ मास को अपने बेस के ऊपर रखना। हाँ, वरना क्या कुछ नहीं, बस तशरीफ का चेहरा बदल जाएगा, लालम लाल हो जाएगी। और यहाँ कुछ अच्छी कलाबाजी दिखने वाली है। और तेरी तो लंबे रैंप पे बॉम्ब तो बिल्कुल फुस्सी निकला। भाई लोंडे की बैक फ्लिप में कोई दम ना था, पर लैंडिंग में ब्लेड सीधे ना करे इसने, जिससे व्हील का फ्रिक्शन ज्यादा हो गया, पर ग्राउंड से जमीन मिल गई। और जी ताऊजी, वैसे पता चल गया हेलमेट पहनना कितना जरूरी है। तो आपने दिमाग लगाया यहाँ कौन सा साइंटिफिक प्रिंसिपल दिखने वाला है? ये था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब ड्राइवर ने ट्रक सर्कल में मोड़ा तो ये फोर्स जमीन के फ्रिक्शन के साथ कंबाइन हुआ और ट्रक को बाहर की तरफ ढकेल दिया। टर्न जितना तेज और टाइट होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, और ऐसी चीखने की आवाजें उतनी ही ज्यादा निकलेंगी। आपके पास भले ही कार, रिक्शा या ट्रक चलाने का लाइसेंस हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कोई भी गाड़ी चला सकते हैं। कुछ गाड़ियां चलाने के लिए लाइसेंस की नहीं, साइंस की जरूरत होती है। टॉय कार्स,
नन्हे मुन्नों की तो जान होती है ये कारें, कभी कभी बड़ों की जान पर बन जाती हैं ये कारें। कैसे, देखें। अंकल सिटी टूर पर निकले पर सवारी गलत चुन ली और कंट्रोल भी किसी और के हाथों में है। और इसने टॉय कार से अपना टाइम पास करने की सोची, टॉय कार ने इसे ही टाइम पास बना दिया। और इन बड़े बच्चों को टॉय कार से चोट हमेशा टकराने या कार उछलने से नहीं लगती, कभी कभी कार में बैठने से भी झटके लगते हैं। सच कह रहा हूं यार, देख। बच्चों के खिलौने खींचकर मस्ती करोगे तो अंजाम यही होगा। मुहा। माना ऐसी टॉय कारों में 3 and above लिखा रहता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि 30 साल के बंदे भी उस पे बैठ के ऑफिस जाएंगे। अरे अगर वो लोग उस पे बैठ के ऑफिस जाएंगे तो फिर बच्चे क्या चलाएंगे? मैं तो कहता हूं बच्चों की कार पे भी ना एज लिमिट होनी चाहिए। जब भी कोई बड़ा टॉय कार में बैठता है तो उनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास खतरे के निशान से ऊपर बढ़ जाता है। पर चीजें तब और खराब होती हैं जब कोई ऑब्स्टिकल आता है, क्योंकि छोटे व्हील्स का मतलब है व्हील्स और ऑब्स्टिकल्स के बीच बड़ा इम्पैक्ट एंगल, और इससे कार आगे नहीं बढ़ेगी। और जैसे ही सेंटर ऑफ मास व्हील बेस के ऊपर जाता है, कार में बैठे अंकल हवा में उड़ जाते हैं। I mean, गिर जाते हैं। ड्राइवर जितना बड़ा होगा, सेंटर ऑफ मास उतना ही ऊपर होगा और पलटने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो सेंटर ऑफ मास अगर ज्यादा ऊपर हुआ तो जी हां, अभी अभी साइंस समझाई। अब कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख लेते हैं। लीजिए, मम्मी लेके निकली अपने प्यारे लाल को। वाह, वेरी नाइस। तारे जमीन पर। अब इसे देखिए, ये हाईवे पर निकल पड़ा। अरे भाई, घर से भाग रहा है क्या? पर इस पिद्दी सी कार में कहां तक भाग पाएगा? लो जी, हो गई इसकी कहानी खत्म। पर घर से नाराज होकर सफर पे वो अकेला नहीं था, एक और है, दिल से बच्चा और अकल से कच्चा। देखो बेटा, अब भागना ही था तो भाग मिल्खा भाग की तरह भागते। ये तो फास्ट और फ्यूरियस के चक्कर में शरीर छिल गया होगा तुम्हारा। अब मैं बताता हूँ गड़बड़ी हुई कहाँ। इंक्लाइन पे व्हील ऐसे मोड़ेंगे तो व्हील बेस और छोटा हो जाएगा और रास्ते से साफ हो जाएंगे। ये भाई साहब का शॉर्टकट मारने की बड़ी जल्दी है, लेकिन बच्चों, लाइफ में शॉर्टकट काम नहीं आते। बिग एग्जाम्पल फॉर यू। सुना है जीप्स के व्हील्स बड़े होते हैं और सस्पेंशन भी अच्छा होता है। वैसे ये दिख रहा है कुछ और, क्योंकि ये तो हिचकोले खा रहे हैं। अरे वो बड़ी जीप में होता है, ये तो छोटी जीप है। बड़े व्हील्स होते हैं तो सफर उतना दर्दनाक नहीं रहता। मैं जी रहा हूँ अपनी जिंदगी, लाइफ है मेरी फर्स्ट क्लास, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। भाई एक्चुअली लाइफ को एंजॉय करने के चक्कर में रास्ते के पत्थर नहीं देखे हैं। जब मैंने पहली बार डाइविंग बोर्ड पर खड़े होकर नीचे पूल को देखा ना, दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, सांसें बढ़ रही थी, पैर आगे पीछे हो रहे थे। तभी पीछे से मेरे दोस्त ने मुझे धक्का दिया और मैं सीधा छबाक पूल के अंदर। अरे यार, बड़ा मजा आया था। पर इन मोहतरमा को पर मैडम कंफ्यूज हो गई कि जंप मारूं या ना मारूं। पर चलिए, शुक्र है लैंडिंग पानी में हुई। एक फ्री स्टाइलिंग डाइवर के लिए फ्रंट फ्लिप या बैक फ्लिप के दौरान पानी को हिट करना सबसे मुश्किल काम होता है। यह इस बात पर डिपेंड करता है आप कैसे डाइव करते हैं। आइए साइंस आपको मैं समझाता हूं। फॉरवर्ड फ्लिप के लिए डाइवर अपना सेंटर ऑफ मास बेस के आगे लीन करता है और अपने आप को ऊपर उछालता है। इससे वो आगे रोटेट होता है क्योंकि उसके पास एंगुलर मोमेंटम है। वो अपने पैरों को जितना अंदर करेगा उतनी तेज रोटेट होगा। सीधे के मुकाबले पैरों को मोड़ने पर वो 3 गुना तेज रोटेट करता है, लेकिन उसे पानी में एंट्री परफेक्ट लेनी होगी, क्योंकि पानी को जितने ज्यादा सरफेस एरिया से छुएगा वो उतनी जल्दी रुकेगा और इम्पैक्ट फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा। क्यों जली दिमाग की बत्ती? तो कूदने के बाद रोटेट करना है और एंट्री परफेक्ट करनी है। समझ आ गया ना? तो चलिए अब जरा करके दिखाइए।
अरे नहीं बालिका, नहीं समझी। अरे देखते हैं कहाँ गलती हुई। पैरों को मोड़कर घूमने की स्पीड बढ़ाई, पर फिर पैर खुले तो घूमना हुआ स्लो, और मुनिया की पानी में एंट्री हुई बड़े छपाके के साथ। यहाँ पर सिटिंग टेक्निक के साथ जंप की जा रही है, पर कोई फायदा नहीं। पर अच्छी बात ये हुई कि एंट्री के दौरान उसके पैर और हाथ सामने थे, वरना बाय गॉड छाती पर पानी की ऐसी चपेट पड़ती कि स्विमिंग भूल जाता। देखा आपने, कमाल की चपेट पड़ी इसे। एक बार और स्लो मोशन में देख लो बाबा। वैसे 16 फीट की ऊंचाई से स्ट्रेट डाइव के मुकाबले फ्लॉप एंट्री पर आपको 13 गुना ज्यादा इम्पैक्ट फोर्स लगता है। बेटा आज की छुट्टी, घर जाके बर्फ लगा। अब इन्हें लगता है कि इन्हें बिना साइंस के भी सब कुछ आता है। कितना आता है वो तो दिख गया। दरअसल लाल चड्डी वाले अंकल सिर्फ एक ही रोटेशन ले पाए, दूसरी बार खुली हवा में खुद ही खुल गए। और अंकल जब तक पानी से फ्रेश होकर बाहर आते हैं, हम भी ब्रेक के बाद मिलते हैं और करते हैं अपने दिमाग को फ्रेश। बार पर उल्टा लटकने की फीलिंग, वाह यार, बचपन में खूब लटका हूं मैं। मुंह लाल हो जाता है, कभी कभी तो चक्कर आने लगते हैं। पर ऐसे परफेक्टली उल्टा लटकने के लिए क्या क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए, आइए देख लेते हैं। देखिए ध्यान रखना है, पहली बात तो लटकने वाला बार लटकने लायक हो, ऐसा तो बिल्कुल ना हो। गए भाई साहब। और ये देखिए, ये भी ध्यान रखना है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड भी ना हो कि पकड़ने की जगह ना मिले। और ये किसी हॉरर फिल्म की हीरोइन नहीं है, इन्हें ध्यान रखना है कि भैया उतरना भी आना चाहिए। इस बच्ची को तो चोट नहीं आई, पर आप इस गलत फहमी में मत रहना। अगर सिर के बल गिरते हैं तो स्कल को नुकसान पहुंचता है और साथ ही गर्दन पर बॉडी वेट की वजह से असर बढ़ सकता है। इसीलिए साइंस समझना जरूरी है दोस्तों। ये देखिए, बाहों के मुकाबले पैरों का मसल मास 4 गुना ज्यादा होता है, इसलिए पैर स्ट्रॉन्ग हुक बनते हैं। यहाँ पर पैर एक लीवर की तरह काम करता है और बार एक पिवट। आपके घुटने पिवट से जितनी दूर होंगे, आपका होल्ड उतना कमजोर होगा। यहाँ लीवर का काम इम्पोर्टेंट है। पिवट और लीवर पर लग रहे फोर्स का डिस्टेंस जितना दूर होगा, फोर्स उतना ही आसानी से लीवर को टर्न करेगा। अच्छा भैया, ये किसने कह दिया कि हम सिर्फ पैरों से लटक सकते हैं? अरे हम बंदरों की वंशज हैं, बहुत तरीके हैं हमारे पास। अरे भाई उल्टा लटक रहा है, चल ठीक है, लेकिन इतना हिल क्यों रहा है? अरे मुझे समझ नहीं आ रही, प्लीज समझा दे। दिमाग की बत्ती जलाने के लिए, गुड वन, वेरी नाइस। ओह ये तो जिंदगी में बड़ी आगे जाएंगे। दोस्त इनकी हेल्प करने वाला है और ये नंगा बदन लेके गए मुंह सीधा दीवार पे, वेरी नाइस। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। एक बार फिर दे पटक के मारो और हमें फिर से दिखाओ, हर एक दोस्त कमीना होता है। इस अंग प्रदर्शन करने वाले भाई साहब ने अपने पैरों को कैसे अटकाया हुआ है, आप देख सकते हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया। लगता है इन्हें कुछ परेशानी हो रही है। ओह, अच्छा ये लटके बाबा थे जो दिन में एक बार पैरों से आशीर्वाद देने के लिए उतरते हैं। जय हो लटके बाबा की। कितना अच्छा बच्चा है, मेरी सारी बातें सुनता ध्यान से। चल अच्छे से कूद के दिखा, सफेद कबूतर दूंगा। अंकल मुझे नहीं चाहिए, मैं तो खुद सफेद कुत्ता बन गया हूँ। साइंस ऑफ स्टूपिड की खासियत पता है क्या है? हम फील्ड एक्सपेरिमेंट्स में भी साइंस का ज्ञान देते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ सब साइंटिस्ट हैं। पॉमल हॉर्स, अरे वो जिम्नास्टिक में होता है ना, वो एक बार जैसा जिसके चारों तरफ जिम्नास्ट गोल गोल घूमता है। हाँ, उनका इस्तेमाल रोमन टाइम से हो रहा है। रोमन सैनिक अपने घोड़ों पर चढ़ने और उतरने की प्रैक्टिस इसी तरह की बनी चीजों पर करते थे, पर वो ये नहीं कर पाते होंगे जो हमारे एक्सपेरिमेंटर्स करते हैं। और शाबाश मेरे सीखिया पहलवान, कमाल कर दिता, आज लस्सी पी ले। और तू यार मेरी लस्सी का गिलास तो हो जाके। अगर इन्हें हम दही के कंटेनर्स में डालें तो कुछ ही मिनटों में ताजी लस्सी तैयार हो सकती है। स्टूपिड जोक। क्या लगता है वैसे, आप कर सकते हैं ये? हाँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कोशिश करके देख लीजिए, पर हाँ पहले साइंस तो समझ लीजिए भैया। एक जिम्नास्ट अपने हाथों को पिवट पॉइंट्स की तरह यूज करता है, जिसके चारों तरफ वो अपनी बॉडी रोटेट करता है। साथ ही उनसे अपवर्ड फोर्स भी लग रहा है, जिससे उसका वेट फोर्स के ऊपर है।
स्पिनिंग से वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट करता है, जिससे वो रोटेशन के दौरान अपने पैरों को ऊपर और बाहर की तरफ रख पाता है। जितनी तेज वो घूमता है, उतना ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो पैरों को रोटेट करने के लिए आपको अच्छा खासा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए, है ना? पर जब इतना फोर्स जनरेट होगा तो उसे संभालने के लिए पिवट पॉइंट्स पर भी अच्छा खासा कंट्रोल चाहिए। समझ गए? वरना क्या होगा खुद ही देख लीजिए। अब देखिए कितना प्यारा बच्चा है, कितनी सफाई से आपको गुड बॉय की तरह एग्जाम्पल दिखा रहा है। यहाँ पर इसकी रिस्ट एक आइडियल पिवट बनी हुई है। ये लो, गई भैंस पानी में। मतलब इन नौसिखियों की यही प्रॉब्लम है। अरे मैं थोड़ी भी तारीफ कर दूं, बस हवा में उड़ने लगते हैं और सीधा जमीन पर ढेर। देखिए जो फोर्स पैदा हो रहा है उसे कंट्रोल करना अति आवश्यक है। हाँ जी, बता रहे हैं, वरना ये खेल ऐसा है कि दांत जो लगेंगे जमीन पर, अरे जबड़ा फ्रैक्चर हो जाएगा। अभी का देखिए, हाथ सही जगह नहीं रखे हैं तो लुढ़केगा ही बुड़बक। अब कई तो इसे करते करते इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि बिना पिवट पॉइंट के ही घूमने लगते हैं। देखा आपने? अब मेरे लल्ला जा खा ले दही भल्ला और उठा अपनी चाबी का छल्ला और फूट ले यहाँ से। आपको पता है, एक हाथी को मैं अपने बाएं हाथ से उठा सकता हूं। यकीन नहीं आ रहा? एक मिनट। स्टूपिड जोक। भाई आधा घंटा हो गया स्टूपिड सेशन का, थोड़ा बहुत असर तो मुझ पे भी पड़ेगा ना। खैर ये तो टेम्परेरी है, पर आप इन स्टंट से परमानेंटली इंस्पायर ना हो, वरना साइंस ऑफ स्टूपिड सीजन 3 का एक और एपिसोड यही खत्म होता है। टिल दैट टाइम टेक केयर एंड डोंट यू डेयर।